एक ऐसी सेना जिन्हें मारना लगभग नामुमकिन है। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कहानी है इस फिल्म की, जहाँ पर युद्ध में गए अमेरिकी फौजियों को पता चलता है जिन नाजी फौजियों को वो लोग मारने आए हैं वो लोग अब इंसान नहीं रहे। यहाँ पर वो लोग किन मुश्किलों का सामना करते हैं और अपने मिशन में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई अमेरिकन वार बेस्ड हॉरर मूवी है जिसका नाम है ओवरलॉर्ड। मूवी शुरू होते ही दूसरे महायुद्ध के समय को देखते हैं। दिन था 6 जुलाई 1944, जहां पर फ्रांस को जर्मनी से आजादी दिलाने के लिए अमेरिका के एयरफोर्स और नेवी फोर्स फ्रांस की तरफ बढ़ रहे थे, जिनमें से अमेरिकी सेना का एक टुकड़ी का मिशन होता है कि वो फ्रांस के एक छोटी सी टाउन पर कब्जा करेंगे जहां एक चर्च पर रेडियो जामर्स लगे हुए हैं। लेकिन जब उनकी प्लेन ड्रॉप लोकेशन में पहुंचती है तो उनके ऊपर जोरदार हमला हो जाता है, जिससे उनके साथ आया कई प्लेन्स हवा में ही तबाह हो जाते हैं। पर तभी इनके प्लेन पर भी हमला हो जाता है, जिससे कई सारे सोल्जर्स प्लेन के अंदर ही मारे जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ सोल्जर्स प्लेन से कूदने में कामयाब हो जाते हैं। उनमें से बॉयस नाम का एक सोल्जर झील में आकर गिरता है और किसी तरह से पैराशूट की रस्सी काटकर पानी से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। फिर वो वहां से आगे बढ़ते ही अपनी कैप्टन को देखता है जिन्हें जर्मन सोल्जर्स ने घेर रखा था। लेकिन इससे पहले वो उन्हें बचाने को आगे बढ़ता, कॉर्पोरल फोर्ड आके उसे रोक लेता है और उसे झाड़ियों में छुपे रहने को इशारा करता है। फिर देखते ही देखते वो जर्मन सोल्जर्स उनके सामने उनके कैप्टन को मार डालते हैं। फिर वहां से आगे बढ़ते हुए दोनों देखते हैं हर तरफ उनके साथियों की लाश बिखरी पड़ी है। फिर वहां से आगे बढ़ते ही उन्हें उनके 3 और साथी मिल जाते हैं जिनका नाम टिबेट, चेज और डॉसन होता है। वो सब एक दूसरे को सही सलामत और जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इस मिशन में आए आधे से ज्यादा लोग हवाई हमले में मारे जा चुके थे। फिर वहां से पांचों मिलकर चर्च की ओर निकलने लगते हैं, पर रास्ते में डॉसन का पैर एक लैंडमाइन पर पड़ जाता है, जिसे एक धमाके के साथ उसका मौत हो जाता है। अब इस धमाके से बाकी सोल्जर्स भी थोड़ा बहुत घायल हो जाते हैं, लेकिन इस बार अपने कदम संभालते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर वहां से थोड़ी ही दूर जाने के बाद बॉयज को जंगल में एक लड़की दिखाई देता है जिसका नाम क्लोई होता है। क्लोई उन्हें देखकर घबरा जाती है और वहां से भागने लगती है, पर ये लोग उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं। पूछताछ करने पर पता चलता है कि क्लोई इसी गांव के रहने वाली है जहां पर इन सभी सोल्जर्स को जाना है। ये जानकर फोर्ड उसे चोट ना पहुंचाने का वादा करता है, पर उसके बदले उन्हें उस गांव के अंदर ले जाने के लिए मदद मांगता है, जिसे क्लोई मान जाती है। उसके बाद क्लोई इन सभी को अपने गांव के अंदर ले जाने लगती है। लेकिन जब ये लोग जर्मन सोल्जर्स के बीच फंसने वाले होते हैं तब क्लोई ने अपने ही घर में पनाह भी देती है। क्लोई उनकी मदद इसीलिए कर रही थी क्योंकि जर्मन सोल्जर्स ने उनके गांव पर कब्जा करके कई गांव वालों के साथ उसके मम्मी पापा को भी मार चुके थे। घर के अंदर आने पर सभी लोग एक कमरे से बहुत ही अजीब तरह की सांस लेने की आवाज सुनते हैं, जिस पर क्लोई बताती है कि वो उसकी आंट है जो बहुत ही बीमार है और यहाँ क्लोई के साथ उसका एक छोटा भाई भी रहता है जिसका नाम पॉल है। फिर सभी सोल्जर्स घर के ऊपरी मंजिला पर जाके आगे का प्लान बनाते हैं, पर क्लोई उन्हें सावधान करके बताती है चर्च के अंदर कोई नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ शूट ऑन साइट का ऑर्डर है। फिर कॉर्पोरल फोर्ड टिबेट और चेस को चर्च पर निगरानी रखने को और अंदर जाने के लिए प्लान बनाने के लिए बाहर भेज देता है, क्योंकि इन सभी का प्लान होता है कि किसी तरह से चर्च के नीचे जाकर वहां बम लगाकर पूरे टावर को गिरा देना, जिससे वायुसेना उनके ऊपर आसानी से कब्जा कर सके। इसी दौरान बॉयज आसपास की निगरानी करने घर के नीचे आता है, पर तभी वो क्लोई की आंट के कमरे से अजीब सी आवाज सुनकर वहां चेक करने चला जाता है। जब बॉयज क्लोई की आंट को देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो इंसान कम दानव जैसे नजर आ रही थी। तभी पीछे से क्लोई आकर बताती है कि उनकी ये हालत चर्च में हुई है, क्योंकि जर्मन सेना जब से उन्हें जबरदस्ती चर्च के अंदर लेके गए थे तब से बाहर आने के बाद उनकी हालत ऐसी हो गई है। ऐसे ही ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। इसीलिए बॉयज तुरंत जाके फोर्ड के साथ शांति से फर्श पर लेट जाता है। नीचे जाकर क्लोई दरवाजा खोलती है तो देखती है कैप्टन वेपनर अपने जर्मन सोल्जर के साथ आए हुए थे। फिर कैप्टन वेपनर बाकी सोल्जर्स को बाहर छोड़कर घर के अंदर अकेला आता है, क्योंकि तभी पता चलता है वेपनर और क्लोई के बीच एक समझौता हुआ था कि जब तक वो वेपनर के शारीरिक जरूरतों को पूरा करती रहेगी तब तक वो और उसका भाई सेफ रहेंगे। इसीलिए वो रोज आकर अपनी शारीरिक जरूरतों को पूरा करता था। लेकिन तभी वो क्लोई को ऊपर देखते हुए देख लेता है और अपनी सोल्जर्स को बुला लेता है। फिर जब वो सोल्जर्स ऊपर चेक करने जाते हैं तब क्लोई का भाई उनके सामने आके उनका ध्यान भटका देता है, जिससे बॉयज और फोर्ड बाल बाल बच जाते हैं। इसीलिए वो सोल्जर्स किसी को ना पाकर बाहर चले जाते हैं। फिर जैसे ही क्लोई आज उसके साथ सोने से मना करती है, वेफनर उसके भाई को चर्च ले जाने की धमकी देता है, जैसे उसकी आंट को ले गया था। अब ना चाहते हुए भी क्लोई को वेफनर की बात माननी पड़ती है और ये सब कुछ ऊपर लेटे हुए बॉयज और फोर्ड देख रहे थे। फिर जैसे ही वेफनर अपना घिनौना काम शुरू करता है, बॉयज आकर उसके सर पर बंदूक तान देता है। तभी पीछे से फोर्ड आकर वेफनर को मार के बेहोश कर देता है और उसे एक रस्सी से बांध देता है। तभी गुस्से से फोर्ड बॉयज को कहता है उसने पूरी मिशन को खतरे में डाल दिया है, इसलिए उसे जल्दी जाकर टिबेट और चेज को ढूंढ कर लाना होगा। उसके बाद बॉयज तुरंत बाहर जाता है। फिर टिबेट और चेज को ढूंढते हुए चर्च के पास पहुंच जाता है। वहां पर बॉयज छुप के देखता है कि चर्च से एक ट्रक बाहर आता है, जिसके ट्रॉली पर वैसे ही अजीब लोगों को लाया गया था
जिसे हमने क्लोई की आंट को देखा था। देखने में लग रहा था जैसे उनकी चमड़ी पूरी तरह से गल चुकी है। फिर उन सबको एक कतार में लगाकर उन्हें जिंदा ही जला दिया जाता है। ये सब देखकर वो थोड़ी देर के लिए घबरा जाता है, लेकिन वहां से निकलकर थोड़ी सी आगे बढ़ते ही एक डॉग उसके पीछे पड़ जाता है। वो उस डॉग से बचने के लिए उसके सामने जा रही एक ट्रक के अंदर चढ़ जाता है, जहाँ उस ट्रक के अंदर ढेर सारे इंसान की लाशें कहीं लिया जा रहा था। लेकिन देखते ही देखते वो ट्रक सीधा चर्च के अंदर चला जाता है। उसके बाद बॉयज किसी तरह से खुद को छुपाते हुए बेसमेंट तक पहुंच जाता है और वहां पर चल रहे बहुत सारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट को देखता है, जिसे जिंदा और मुर्दा लोगों के ऊपर किया जा रहा था। फिर वो वहां से आगे बढ़ते हुए एक इंजेक्शन को देखता है जो उस एक्सपेरिमेंट के लिक्विड से भरी हुई थी, और वो उनमें से एक इंजेक्शन को अपने पास रख लेता है। फिर वो जैसे ही वहां से आगे बढ़ता है किसी की आवाज सुनकर रुक जाता है। उसे लगता है शायद उसे कोई मदद मांग रहा है, लेकिन जैसे ही वो उसकी आवाज को फॉलो करते हुए जाके उसका कपड़ा उठाता है तो एक औरत की कटी सर को बात करता हुआ देखकर वहां से भाग जाता है। फिर वहां से निकलकर अगले रूम में पहुंचते ही अपने दोस्त जेकब को देखता है, जिसे बांध कर रखा गया था और उस पर कोई एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। लेकिन जैसे ही वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है वहां पर उनका साइंटिस्ट आ जाता है, जो एक मरे हुए सिपाही के ऊपर वही इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो सिपाही कुछ ही सेकंड के बाद जिंदा हो जाता है। साइंटिस्ट के वहां से जाने के बाद बॉयस अपने दोस्त जेकब को छुड़ाता है, जिसके पेट पर एक बहुत बड़ा सुई घुसा हुआ था, जो देखने में बहुत ही घिनौना और दर्दनाक था। फिर वो अपने दोस्त को उठाकर आगे बढ़ता है और सोल्जर से बचकर एक गटर के रास्ते से दोनों चर्च के बाहर निकल आते हैं। वहां से वो दोनों किसी तरह से निकल के क्लोई के घर पहुंच जाते हैं और कॉर्पोरल फोर्ड को सारी बात बताते हैं कि कैसे जर्मन्स गांव के लोगों का इस्तेमाल करके उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और आखिरी में वो फोर्ड को वो इंजेक्शन भी दिखाता है जिसका इस्तेमाल करके वो लोग मरे हुए लोगों को जिंदा कर रहे थे। उसके बाद फोर्ड ऊपर जाता है और वेफनर को इंजेक्शन दिखाते हुए उसे इन सब के बारे में पूछता है, मगर वेफनर कुछ भी नहीं बताता। इसीलिए फोर्ड को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है, जहां पर वो वेफनर को रस्सी से लटकाकर उसकी खूब धुलाई करता है। लेकिन इतना मार खाने के बावजूद भी वेफनर कुछ भी नहीं बताता। उसके बाद सब लोग नीचे के कमरे में आते हैं और चर्च पर हमला करने का प्लान बनाते हैं, जहां पर वो लोग वेफनर को बेट के तौर पे इस्तेमाल करने का तय करते हैं। जबकि इस मिशन को खत्म करने के लिए उनके पास बहुत कम समय बचा था, इसलिए वेफनर को लाने के लिए फोर्ड चेज को ऊपर भेजता है। चेज ऊपर जाता है तो देखता है कि वेफनर अभी भी बेहोश है, लेकिन असल में वेफनर यहाँ पर बेहोशी की नाटक कर रहा होता है। फिर जैसे ही चेज उसकी रस्सियों को ढीली करता है, वो पलटकर उसके ऊपर हमला करके उसकी गन छीन लेता है और उसे शूट कर देता है। गोलियों की आवाज सुनकर बाकी सभी तुरंत ऊपर आ जाते हैं और वेफनर को मारकर उसे कब्जे में ले लेते हैं। मगर दुख की बात यह थी वो लोग चेज को बचा नहीं पाए। यहाँ पर बॉयस को अपने दोस्त के मौत पर बहुत अफसोस होता है, पर तभी उसकी नजर उसी इंजेक्शन पर पड़ता है जिसके इस्तेमाल करके साइंटिस्ट एक आदमी को जिंदा किया था। इसीलिए वो इंजेक्शन को उठाकर चेज के सीने में इंजेक्ट कर देता है, जिसके कुछ ही सेकंड बाद चेज वापस जिंदा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और उसे जिंदा देखकर सबकी होश उड़ जाता है। मगर चेज अब पहले जैसा नहीं था, जहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा ताकत का एहसास होने लगता है। ज्यादा पावर की वजह से चेज की बॉडी खुद ही डिसफिगर होने लगता है और फिर वो अपने दोस्तों पर अटैक कर देता है। वो इतना खूंखार हो चुका था कि कोई उसे रोक नहीं पा रहा था, इसीलिए फोर्ड उसके ऊपर पूरा मैगजीन खाली कर देता है। लेकिन कुछ सेकंड बाद वो वापस खड़ा हो जाता है, जैसे गोली उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा था। लेकिन इस बार बॉयस उसके ऊपर हमला करके उसके सर को कुचल देता है। फिर जब तक ये लोग कुछ समझ पाते तब तक गोली की आवाज सुनकर जर्मन सोल्जर्स उनके करीब पहुंच जाते हैं। इसी समय का फायदा उठाकर वो अपने क्लोई की भाई को उठाकर वहां से भाग जाता है, पर फोर्ड उसका पीछा करते हुए उसे शूट करता है, जिसे एक गोली वेफनर की मुंह पे लग जाता है। फिर भी वो बुरी तरह से घायल होने के बावजूद वहां से बचकर निकलने में कामयाब हो जाता है। बुरी तरह से जख्मी हुआ वेफनर भागकर सीधा चर्च के लैब में जाता है और उसी इंजेक्शन को ढूंढने लगता है जिस इंजेक्शन से मुर्दों को जिंदा किया जा रहा था। लेकिन वहां खड़ा जर्मन साइंटिस्ट वेफनर को मना करते हुए कहता है कि सीरम अभी तक अनस्टेबल है और खतरनाक है, क्योंकि उसे अभी तक किसी जिंदा लोगों के ऊपर इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर वेफनर साइंटिस्ट की कोई बात नहीं सुनता और 2 इंजेक्शन लेके अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। फिर देखते ही देखते वो अपना दर्द मिटाकर एक भयानक दानव में बदल जाता है, जिसे अब रोकना नामुमकिन था। दूसरी तरफ क्लोई प्लान करके एक सोल्जर को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाती है, जिसे सब लोग मिलकर बांधकर उसके मुंह में बॉम्ब डालकर चर्च के मेन गेट पर भेज देते हैं। लेकिन इससे पहले जर्मन्स कुछ समझ पाते गाड़ी में रखा बम फट जाता है, जिससे वो पूरी जगह तबाह हो जाता है। फिर हम देखते हैं क्लोई, बॉयस और कॉर्पोरल फोर्ड गटर के रास्ते चर्च के अंदर आने में कामयाब हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके साथी चर्च के मेन गेट पर हमला करके उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। इस तरफ चर्च के अंदर आकर क्लोई अपने भाई को ढूंढने चली जाती है, जहां पर बॉयस और फोर्ड रेडियो कंट्रोल रूम को अपने कब्जे में लेकर वह बॉम्ब्स फिट करने लगते हैं। दूसरी तरफ क्लोई अपना भाई को ढूंढ लेती है और वो उसे लेकर गटर के रास्ते बाहर निकल ही रही होती है कि तभी उसे एक आदमी खींच लेता है, जिसे सुपर सीरम दिया गया था। यहाँ पर क्लोई उसके सर पे शूट करके मारने की कोशिश करती है, लेकिन उस आदमी के ऊपर उस गोलियों का कोई असर नहीं होता और वो वापस खड़ा होकर क्लोई के पीछे पड़ जाता है। पर आखिरी में क्लोई उस आदमी को एक फायर गन से जलाकर मार देती है और वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फोर्ड पूरे कंट्रोल रूम में बॉम्ब फिट कर दिया है और उसी समय बॉयस भी नीचे लैब में बॉम्ब फिट कर रहा है।
लेकिन इससे पहले फोर्ड अपने लगाए हुए बॉम्ब पर टाइमर सेट कर पाता तभी पीछे से वेफनर आकर उस पर जानलेवा हमला कर देता है। अब जब उसकी ताकत पूरी तरह से बढ़ चुका था, फोर्ड उसके सामने टिक भी नहीं पाता। फिर वो उसे बुरी तरह से घायल करने के बाद नीचे लैब में ले जाता है, जहाँ पर वो फोर्ड के सीने में एक हुक घुसाकर उसे चेन से लटका देता है। पर तभी पीछे से बॉयस आकर वेफनर के सीने में पूरे मैगजीन खाली कर देता है, लेकिन उस पर गोलियों का कुछ भी असर नहीं होता और वो उल्टा बॉयस पर जानलेवा हमला करके उसको बुरी तरह से पीटने लगता है। और इसी समय का फायदा उठाकर फोर्ड खुद को हुक से निकाल लेता है, पर तब तक फोर्ड का बहुत सारा खून बह चुका था। यहाँ पर फोर्ड को पता था कि वो अब नहीं बचेगा, इसीलिए वहाँ पड़ा वही इंजेक्शन को उठाकर अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। उसके बाद उन दोनों के बीच में एक दमदार फाइट होता है, पर अभी भी वेफनर फोर्ड पर भारी पड़ रहा था। फिर जैसे ही फोर्ड लड़ाई हारने वाला होता है कि तभी फोर्ड वेफनर की तरफ एक ऑक्सीजन सिलेंडर फेंक देता है, जिसे बॉयज गोली मारकर ब्लास्ट करवा देता है। उसके बाद फोर्ड बॉयज को लैब से बाहर भेजकर वो खुद को लैब में ही लॉक कर लेता है। यहाँ पर बॉयज उसे गेट खोलने को बार बार कहता है, पर फोर्ड गेट नहीं खोलता और कहता है आज ये सीरम मेरे साथ ही दफन हो जाना चाहिए। ये खतरनाक सीरम ना तो जर्मन के हाथ ना तो अमेरिका के हाथ लगना चाहिए। और आखिरी में वो उसे बताता है कि वो कभी भी वापस जाने के लिए नहीं आया था। इतने में ही वेफनर वापस उठ खड़ा होता है, पर फोर्ड हाथ में एक बम को जलाकर खुद को सैक्रिफाइस करने के साथ पूरे लैब को उड़ा देता है। फिर बॉयज खुद को बचाकर वहां से बाहर आता है और कंट्रोल रूम के बॉम्ब को एक्टिवेट करके पूरे चर्च के साथ रेडियो सिग्नल टावर को मिट्टी में मिला देता है और वो खुद सही समय पर बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। फिर अगले सीन में रेडियो के थ्रू बताया जाता है कि अमेरिका ने सक्सेसफुली फ्रांस के उत्तरी भाग पर कब्जा कर लिया है। उसके बाद बॉयज को एक टेंट में देखते हैं, जहाँ पर एक कर्पोरल बॉयज से मिशन की सारी जानकारी ले रहा होता है और वो बॉयज से उस खुफिया लैब के बारे में भी पूछता है, मगर बॉयज उसे बताता है कि चर्च के नीचे सिर्फ एक रेडियो स्टेशन था और उसने किसी भी तरह का कोई लैब नहीं देखा है। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी और मेरे एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।